नमस्कार, मैं इनके आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। टॉपिक को शुरू करने से पहले दो बात मेरी हमेशा याद रखना। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रियात्मक अनुसंधान का कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो हम नीचे बात करेंगे। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रियात्मक अनुसंधान में हम किसी भी प्रकार का कोई नवीन ज्ञान, कोई नई खोज, कोई नए सिद्धांत का हम निर्माण नहीं करते हैं। इसमें केवल और केवल जो हमारी समस्या है, समस्या कैसी? तात्कालिक समस्या। समस्या कैसी? विशिष्ट समस्या। उस विशिष्ट समस्या का विशिष्ट ही समाधान कैसे गुणवत्तापूर्ण और व्यवहारिक तरीके से उस समस्या का समाधान किया जाता है। उस समस्या में हम सुधार कर सकते हैं, उस समस्या में हम संशोधन कर सकते हैं। कभी भी हम किसी भी प्रकार का कोई नवीन ज्ञान, कोई सिद्धांत, कोई रूल हम इस क्रियात्मक अनुसंधान में कभी भी नहीं बनाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। तीसरी बात आप याद रखिएगा, इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। मुख्य तौर पे मैं बात करूं तो क्रियात्मक अनुसंधान का यदि विस्तार किया जाए तो केवल इसका विस्तार विद्यालय तक ही होता है। और इसमें जो मूल्यांकन करता होते हैं वो स्वयं टीचर्स होते हैं। जो क्रियात्मक अनुसंधान करने वाले होते हैं वो उस एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग ही होते हैं। जैसे मौलिक अनुसंधान है, उसमें विशेष जो ट्रेनर होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के कोई ट्रेनर की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। देखिए, यहां तक जो चीजें मैंने लिखी हैं, अब तक यहां से कोई रेट में प्रश्न नहीं पूछा गया। कोई सिंपल प्रश्न मेरे ख्याल से इस बार भी नहीं बनेगा, क्योंकि प्रश्न ऐसा बनेगा कि वास्तव में इस क्रियात्मक अनुसंधान की उपयोगिता क्या है। विशेष तौर पे इसमें बच्चों की जो समस्याएं हैं, समस्या तो हर तरह की होती हैं, टीचर्स की भी हो सकती हैं, स्कूल के संगठन की हो सकती हैं, लेकिन खास तौर पे जो बच्चों की समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड ही, या किस तरह की समस्याएं का हम सामना कर सकते हैं, कि कौन कौन सी समस्याएं इसके अंतर्गत आती हैं, वहां से रिलेटेड प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। फिर भी मोटा मोटी हम याद रखेंगे कौन सी बात, कि सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखना, कोलियर नामक व्यक्ति ने इसका प्रयोग किया था। कोई बहुत ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं है, कैसे क्रियात्मक अनुसंधान, कैसे कोलियर हो जाएगा, बात खत्म। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक व्यक्ति था कुर्ट लेविन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। सामाजिक जो सिद्धांत है, समाज की बात करता है लेविन, आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने भी सामाजिक विकास के क्षेत्र में, सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में, उनमें सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान का भी नाम आता है। किसका? लेविन का। 1946 के आसपास। ये भी आपको याद नहीं रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, स्टीफन कोरे। स्टीफन कोरे, ये आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। स्टीफन कोरे का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करने वाले कौन थे? वो थे आपके स्टीफन कोरे। जो शिक्षा की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने सबसे पहले बात की थी स्टीफन कोरे ने, जो यूएसए के थे, प्रोफेसर, कोलंबिया विश्वविद्यालय। इतना आपको याद नहीं रखना है। कैसे याद रखना है? कोरे भाई साहब, और कैसे याद रखना है? कोलियर। इन दो व्यक्तियों के नाम ही याद रखने हैं, बाकी का नाम याद नहीं रखना है। कि कोलियर कौन थे? कोलियर ने शब्द का प्रयोग किया था। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले बात किसने की थी? स्टीफन कोरे ने की थी। बात खत्म, इतना याद रखना है। कब की थी? 1953 में, ठीक है। अब देखो, पुराने एक बात आती है, बंकिंघम की एक पुस्तक आती है, रिसर्च फॉर टीचर्स, मैंने लिख दी है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये खास तौर पे टीचर्स के लिए है, नाम भी लिखा है टीचर्स। इसमें क्या है, जो नेशनल जो आपका एक्शन रिसर्च है उसकी एक प्रकार से नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, इसमें इस तरह की बात की गई है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, आप याद रखना चाहिए। तो बकिंघम की एक पुस्तक है, रिसर्च फॉर टीचर्स, जिसमें जो इस अनुसंधान है इसकी आवश्यकता क्या है, खास तौर पे टीचर्स के लिए बात की गई है। उम्मीद कर रहा हूँ कोई ज़्यादा मोटी बड़ी बात है नहीं, याद रखिएगा। हाँ, ये एक पुस्तक है, आप याद रख सकते हैं, रिसर्च इन एजुकेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्रियात्मक अनुसंधान पर लिखी जाने वाली
भारत की सबसे पहली बुक है। किसने, ये नाम क्या है इसका, रिसर्च इन एजुकेशन, 1962 में ये लिखी गई है। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो मोटा मोटी हमने अब तक क्या पढ़ा है, बेसिक क्या पढ़ा है, एक दो नाम पढ़े हैं। कौन कौन से, एक तो पढ़ा है कोलियर। क्या कोलियर का किससे संबंध है कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है। कोरे भाई साहब का क्या कोरे भाई साहब का क्या रोल है कि कोरे साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की बात की थी 1953 में। ठीक है। रिसर्च इन एजुकेशन प्रथम पुस्तक है क्रियात्मक अनुसंधान पर लिखी हुई भारत में, भारत के तौर पे याद रखना है, और 1962 इसकी डेट है। तो इतना आपको याद नहीं रखना। अब देखिए मोटा मोटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है। अच्छा, दो परिभाषाएं भी मैंने लिख दी हैं। सबसे पहले अर्थ क्या है इसका, विद्यालय की कार्य प्रणाली, विद्यालय की कार्य प्रणाली। अब विद्यालय की कार्य प्रणाली आ गया तो इसमें विद्यालय से संबंधित सारी समस्याएं आ गई हैं। ठीक है। उनकी समस्याओं का क्या करना है, सुधार करना है। किस तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, और कैसा सुधार होना चाहिए, गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए। और कभी भी क्या क्रियात्मक अनुसंधान का सामान्यीकरण कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। कोई नवीन सिद्धांत बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। ठीक है। अब देखिए दो परिभाषाएं मैंने लिखी हैं, खास तौर पे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ कंसेप्ट क्लियर जरूर होंगे। क्या कि गुड की परिभाषा में लिखा गया है कि शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों के द्वारा अपने निर्णयों, कार्यों में गुणात्मक सुधार और उन्नति के लिए सुधार की बात की गई है। मतलब खास तौर पे इसमें बात की गई है शिक्षकों की, जो इस मतलब ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसको करने वाले कौन हैं, जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, प्रधानाध्यापक हैं, या फिर उस संस्था से या फिर उस एजुकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वही क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। कोई बाहर का कोई विशेष आदमी जो जैसे मौलिक अनुसंधान होता है उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, अलग अलग स्तर के होते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग दिए हुए होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन इसका क्षेत्र भी कैसा होता है, सीमित होता है, विद्यालय स्तर तक होता है। तो इसमें विद्यालय स्तर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ही इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है। जैसे धारा 21 है, एसएमसी का गठन है, तो हाँ एसएमसी के गठन में जो लोग आते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला है देखिए, मोल्ले का एक कथन है कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय तात्कालिक समस्याओं के समाधान से है। अब ये तात्कालिक समस्याएं कौन सी हैं वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। यहाँ भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो परंपरागत पुरानी जो विधियां हैं उसमें जो कंप्यूटर आने से इसमें क्या इफेक्ट हुआ है, तो क्या ये क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है क्या, ये प्रश्न आ चुका है रेट में। तो नहीं, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे है, केवल तात्कालिक समस्याओं से है, और तत्काल ही इसका क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा। अब हम इंपॉर्टेंट चीजों पर चलते हैं। क्या, ये मैंने नोट करके फिर से लिख दिया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का कभी भी सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब देखो क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, मतलब किस तरह की समस्याएं इसमें आती हैं। यहां से प्रश्न डेफिनेट बनता है, चार ऑप्शन डालते हैं, इनमें से कौन सी एक समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के दायरे में नहीं आती। एक बार प्रश्न यहां से आ चुका है, बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं। बाल व्यवहार से संबंधित समस्याओं का मतलब क्या है, जो बच्चे से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कोई बच्चा क्लास में देरी से आता है, कोई बच्चा है वो क्लास को डिस्टर्ब करता है ना, यानी बच्चे से जुड़ी, कई बार बच्चे की कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है ना, कोई टीचर का समझ में नहीं आता है, तो वो जो बच्चे से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं किसके अंतर्गत आती हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। दूसरी है शिक्षण से संबंधित। शिक्षण का मतलब क्या हो गया, टीचिंग हो गया, इसमें विद्यार्थी भी हो गया, इसमें छोटा मोटी पाठ्यक्रम भी हो गया, इसमें आपका स्टूडेंट भी हो गया। मान लो कोई शिक्षण विधि, कौन सी शिक्षण विधि बढ़िया तरीके से बच्चों के समझ आएगी, है ना, तो इसमें शिक्षण से संबंधित जो हमारी टीचिंग है उनसे संबंधित ही समस्याएं जो हैं क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। और देखिएगा इसमें तीसरा पॉइंट लिखा है परीक्षा संबंधी समस्याएं। इसमें भी कई बार हम जैसे एग्जाम करवाते हैं, मैं नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, कोई लिखे जो किताब की भाषा है वो नहीं बता रहा। जैसे हम आम तौर पे देखते हैं, जैसे एग्जाम करवाना है तो सिंपल सी बात है यार, कमरे कितने होने चाहिए, कितने कमरे में कितने विद्यार्थी बैठे होने चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, कौन से टीचर की कहाँ ड्यूटी रखनी है ना, और पेपर जो है वो कितने समय के
कितने समय होते ही देना है, बेल कब बजानी है, कितने पेपर होने के बाद बच्चों को कितने समय तक रोके रखना है, इस तरह के संबंध है जो परीक्षा से संबंधित समस्याएं हैं वो भी क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इसके बाद है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित समस्याएं। जो भी जैसे खेलकूद वगैरह है ना, जैसे बच्चों को हम भ्रमण करवा रहे हैं या फिर हम कोई ऐसी जगह पे बच्चों को लेके जा रहे हैं जहाँ पे मान लो बच्चों को कोई समस्या आ गई, कोई दिक्कत आ गई, जैसे हम मान लो कहीं घुमाने लेके गए, एक बच्चा गलती से मान लो बच्चा गुम हो गया है ना, तो हम क्या करेंगे, वो भी इस समस्या से रिलेटेड है, समस्या ही है। अब क्या करेंगे, किनको जवाब देंगे, किस तरह का हमारी अगली उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, या फिर जो हम भ्रमण करवा रहे हैं उन भ्रमण से बच्चों के क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी भी खेल कूद से संबंधित हो सकती हैं। सारी समस्याएं इसमें अंतर्गत, ये तो देखो छोटी मोटी समस्याएं हैं और ख़ास तौर पे ये सब लोग जानते हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे इसमें टीचर्स की भी समस्याएं होती हैं। जैसे आप रेट में लग गए, रेट में लगने के बाद आप क्या करते हो, हम भी ये सोचते हैं कि जोश तोश से पढ़ाएंगे है ना, तो जोश तोश से कितने साल पढ़ाओगे आप, 2-4 साल पढ़ा, उसके बाद उस स्कूल की हालत देखोगे, फिर आप मज़े से टाइम पास करोगे। तो उसमें प्रधानाध्यापक जो होता है उससे जो संस्थान होता है उसका जो मेन कर्मचारी होता है वो क्या करता है, उसके जो टीचर्स हैं उसके उत्तरदायित्व हैं उसको मोटिवेट करने की, मतलब एक प्रकार से प्रेरणा देता है कि आप ऐसा करो, जो आपने पीछे रिजल्ट दिए हैं उसी तरीके के रिजल्ट रखो, है ना, मोटिवेशन का काम, वो भी क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अगला है विद्यालय संगठन एवं प्रशासन संबंधित समस्याएं। वो मैंने आपको बता दी है, विद्यालय का संगठन का मतलब है कि उचित तरीके से कमरे हैं कि नहीं है, खेलकूद का मैदान सही ढंग से है कि नहीं है ना, बाग बगीचा है, पेड़ पौधे हैं, और भी प्रशासन से जुड़ी हुई संबंधित समस्याएं हैं कि वो सारी की सारी समस्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं और सिंपल तरीके से मैंने आपको ये मोटा मोटी बता दी है। अब देखो अगली बात, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता है, देख लेते हैं क्या लिखा है। क्रियात्मक अनुसंधान के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के कुल कितने चरण बताए हैं, 7 चरण बताए हैं। सबसे पहली बात किसने बताई, एंडरसन ने, कितने बताए, 7 बताए। सबसे पहला चरण, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, पहला भी महत्वपूर्ण है और तीसरा भी महत्वपूर्ण है। पहला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न आता है कि इन चारों में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण है। और देखो कोई भी जब हम समस्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, तो सिंपल सी बात है, उस समस्या का हमें क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, उस समस्या की हमें ज्ञान होना चाहिए, अभिज्ञान होना चाहिए। अब मान लो 5-7 क्लासें हैं, सीक्वेंस से हैं और बहुत ही जोरदार तरीके से आवाज़ आ रही है सब में, है ना, तो हम क्या करेंगे यार, कौन से क्लास से आवाज़ आ रही है, फिर हम देखेंगे कि यार हाँ अच्छा इस क्लास से आवाज़ आ रही है, फिर हम करेंगे यार उस क्लास में गए, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, किस बच्चे की सबसे ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कौन सा बच्चा है जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। इस तरीके से पहले हम समस्या को पहचानते हैं, समस्या की पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन याद रखना। जैसे हमने रेमेडियल टीचिंग पढ़ा था, उसमें सबसे पहला चरण क्या है कि स्लो लर्नर की उसमें पहचान की जाती है ना। उसी तरीके से समस्या के समाधान करने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, समस्या की चयन करना, समस्या की पहचान करना, अभिज्ञान करना। ठीक है, ये याद रहेगा। दूसरा चरण क्या आता है, समस्या पर प्रस्ताव मांगना एवं विचार विमर्श करना। अच्छा ये बच्चा है सबसे क्लास को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, तो इस बच्चे को क्या किया जाए, किस तरीके से इस बच्चे की समस्या का समाधान किया जाए, उससे जुड़ी हुई सारे प्रस्ताव डिस्कस करते हैं, सारे टीचर्स करते हैं, 1-2 बच्चों को बुलाया जाता है, हाँ बच्चे, हाँ बता भाई ये क्या कर रहा है, कितनी देर से कर रहा है, कब कब से कर रहा है, क्यों कर रहा है ना, कारण जानने की कोशिश करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है, दूसरा चरण रहता है। दूसरे चरण में हम क्या करते हैं, समस्या पर प्रस्ताव मांगते हैं अलग अलग टीचर्स से, है ना, विचार विमर्श करते हैं कि यार क्या किया जाए, कैसे मतलब इसको शांत किया जाए ताकि हमारी शिक्षा है उस पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट नहीं पड़े, बच्चों के भविष्य पे इफेक्ट नहीं पड़े, बच्चों के जो एजुकेशन है, बच्चों के जो रिजल्ट हैं उन पर असर नहीं पड़े, अनुशासन है शिक्षा का, क्लास का जो स्कूल का अनुशासन है उस पर फर्क नहीं पड़े। ठीक है, तीसरा चरण होता है सबसे महत्वपूर्ण, क्या है, उपकल्पनाओं का निर्माण और योजना का चयन।
इसमें हमारे जो समस्या है उस पर विचार विमर्श करने के बाद हम कल्पनाएं करते हैं एक प्रकार से, और ये सबसे ज़रूरी है, हर क्षेत्र में ज़रूरी है। जैसे मैं, हमारा जो चैनल है वो एक प्रकार से एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। मान लो मैं मतलब कल एक ऐसा वीडियो अपलोड कर दूं जो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है ही नहीं, वो मतलब टेक्निकल से हो सकता है, वो मनोरंजन से संबंधित हो सकता है, लेकिन उस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं क्या करूँगा, मेरे अंदर कल्पनाएं होंगी कि यार ये वीडियो तो हम अपलोड कर रहे हैं, कितने बच्चों को ये इफेक्ट करेगा, है ना। कौन से बच्चे हैं वो इसको डिसलाइक करेंगे, कौन से बच्चे ये सोचेंगे कि यार चैनल एजुकेशन का है, क्या डाल दिया, मेरे को कितना लॉस होगा, है ना। कल्पनाएं होती हैं, क्या मैं वो डाल रहा हूँ वीडियो वास्तव में एजुकेशन से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी इसके अंतर्गत आती हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं उसका जो समाधान है वास्तव में वो उस समस्या से है या नहीं है, उसके परिणाम क्या होंगे, है ना। उस तरह की हमारी कल्पनाएं होती हैं, और आप सब लोग जानते हैं वो कल्पनाएं जो होती हैं वो कभी भी वास्तविक नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा चरण रहता है, तीसरा चरण रहता है। चौथा चरण क्या है, चौथा चरण है तथ्यों का संग्रह करना और शोध विधियों का निर्माण करना। इसमें जो हमारे उस बच्चे से संबंधित तथ्य जुटाए जाते हैं कि यार एक वो बच्चों है, एक 4-5 और जना बैठे ही बन भी बुलार लेके आओ, है ना। बच्चों को जानने की कोशिश करते हैं कि यार वो हमेशा क्लास में क्यों बात कर रहा है। टीचर से भी तथ्य जुटाए जाते हैं, हालांकि सबके मतलब एक प्रकार से अनुकूल हम तथ्य नहीं कहेंगे, फिर भी तथ्य तो तथ्य होते हैं, जुटाने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक विशिष्ट समाधान हम कर सकें। तो ये हमारा कौन सा चरण रहता है, चौथा चरण रहता है। ध्यान से एक बार समझ लेना, कभी भी नहीं भूलोगे, और वरना ये सोचोगे कि यार हमने एक बार पढ़ लिए, फिर कंफ्यूज होते रहोगे, कभी इधर से पढ़ोगे कभी उधर से पढ़ोगे। 100% सटीक स्वाद सोपान है वो यही हैं, ठीक है, इन्हीं में से ही आपको मिलेगा। अब देखते हैं पांचवा चरण क्या है, योजना का क्रियान्वयन। क्रियान्वयन का मतलब जो हमारी योजनाएं हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं बच्चे पे कि हाँ अच्छा ये किया है, अब ये करेंगे, करके देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जो हमारे परिणाम है उसका हम संकलन करते हैं एक प्रकार से, क्या क्या रिजल्ट इससे देखने को मिलते हैं। और छठा हमारा चरण रहता है तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष। जो हमारे फैक्ट हैं उस फैक्ट के आधार पे क्या रिजल्ट आए हैं, क्या कंक्लूजन रहा है, क्या निष्कर्ष रहा है, इस पे हम पहुंचते हैं। और लास्ट हमारा चरण रहता है क्या, कि शोध के निष्कर्ष एवं परिणामों की जानकारी अन्य को देना। जो निष्कर्ष आए हैं उन निष्कर्ष के परिणाम, जो रिजल्ट जो आए हैं वो हम रिजल्ट देंगे, बच्चों को देंगे या फिर टीचर्स हैं उनको देंगे, है ना। तो ये हमारा सातवां चरण रहेगा, ठीक है। फिर से बताएं क्या, मेरे ख्याल से तो याद हो गया होगा। देखो पहले चरण में क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। सिंपल सी बात है, जो हमारी समस्या है, समस्या ही नहीं पता होगी तो हम समाधान काहे का करेंगे, है ना। तो समस्या का पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, समस्या का अभिज्ञान करेंगे। दूसरा चरण क्या है, प्रस्ताव मांगेंगे कि अच्छा ये बच्चे की ये समस्या है, अब क्या करें, क्या बताओ, आप बताओ, अपना अपना तरीका बताओ, सारे बताओ, है ना। उस पर विचार विमर्श कर लिया। तीसरे पर क्या करेंगे, अच्छा ये हम करने जा रहे हैं, इसका गलत प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा कहीं, है ना, ये हमारी वास्तविक समस्या से संबंधित इसका समाधान है या नहीं है। चौथा चरण में क्या करेंगे, तथ्य जुटाएंगे। अच्छा बच्चों को लेके आओ, उनसे भी तथ्य मांगते हैं, है ना। सारी कोशिश जान करते हैं कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है ना, तो उनके टीचर्स की राय के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है ना। और पांचवा चरण क्या होता है, योजना का हम क्रियान्वयन करते हैं, अच्छा लागू करके देखते हैं। फिर जो परिणाम है उसका हम संकलन करते हैं और निष्कर्ष करते हैं, यानी कंक्लूजन निकालते हैं, और परिणामों की हम जानकारी अन्य को देते हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार प्रश्न यहाँ से आ चुका है, डेफिनेट आता ही है कि क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में अंतर क्या है। देखो पहला अंतर तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है, इसका विस्तार कहाँ तक होता है, केवल विद्यालय तक। जबकि मौलिक अनुसंधान क्या है, ये तो पूरे वर्ल्ड तक चलता है भैया। इसमें तो नए नए नियम निकलते हैं, अच्छा आज केपलर का नियम बना लिया, अच्छा आज न्यूटन का नियम बना लिया, अच्छा आज गति का नियम बना लिया। और वो नियम ऐसे होते हैं जो सब पे लागू होते हैं किसी भी परिस्थिति में, जैसे विज्ञान के नियम है ना, वो सब पे लागू हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि मौलिक अनुसंधान जो होता है उसका सामान्यीकरण संभव है, क्योंकि सब पे लागू होते हैं, क्योंकि उसमें तो फैक्ट पे चलती हैं सारी चीज़ें, तथ्यात्मक चीज़ें होती हैं, वैज्ञानिक तरीके से उनका
निष्कर्ष निकाला जाता है ना। और मेन बड़ी बात यही होती है कि मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है कि सब पे वो लागू हो, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान उसका तो सामान्यीकरण संभव ही नहीं है। क्यों करें हम सामान्यीकरण, है ना। एक बच्चा क्लास में देरी से आता है, हमने उसका क्रियात्मक अनुसंधान किया और पता चला कि यार इसके दादाजी खत्म हो गए, इसके क्या हो गए, दादाजी खत्म हो गए। एक दूसरा विद्यालय है पास में ही है, उसमें भी एक बच्चा नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यदि सामान्यीकरण संभव होता तो हम निष्कर्ष निकाल लेते कि यार थारी स्कूल में भी वो टाबर नहीं आ रहे, इको मतलब कि एक दादाजी खत्म हो गया। तो जरूरी थोड़ी है कि भी को दादाजी खत्म हुई, हो सकता है टीचिंग से दिक्कत हो सकता है बच्चे की कुछ और प्रॉब्लम हो। इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान का कभी भी सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, याद रखना। अब देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। मौलिक अनुसंधान, सबसे पहला पॉइंट है इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों की खोज करना, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। मेन काम तो यही हुआ है क्रियात्मक मौलिक अनुसंधान को, नए सिद्धांत को बनाना। लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। क्या, इसका उद्देश्य विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना है। हम किसी प्रकार के कोई नए सिद्धांत का निर्माण नहीं करते, इसमें तो जो हमारी समस्या है उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उस समस्या में सुधार करते हैं, उस समस्या में संशोधन करते हैं, है ना। ये एक इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है और विस्तृत होता है, फैला होता है वर्ल्ड के सभी कोने कोने में। वो बात सामान्यीकरण है तो सिंपल सी बात है, सब पे लागू हो जाती है। लेकिन इसका क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है, संकुचित होता है, बहुत ही छोटा होता है। पूरी क्लास की समस्या में उस बच्चे की भी समस्या हो सकती है, विशिष्ट समस्या होती है और उस समस्या का विशिष्ट ही समाधान निकलता है, ठीक है ना। विद्यालय तक ही इसका विस्तार होता है, इसलिए हम कहेंगे संकुचित विस्तार होता है। यहाँ से प्रश्न रीट पूछ चुका है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी रहेगी। इसमें समस्या व्यापक एवं सैद्धांतिक होती है, ये हम बात कर चुके हैं, व्यापक होगी समस्या। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें समस्या सीमित होती है, अर्थात कक्षा, विद्यालय, विषय या फिर विद्यालय से संबंधित समस्याएं होती हैं। पूरी क्लास की समस्या हो सकती है ना, उस बच्चे की समस्या हो सकती है, कोई विषय से संबंधित समस्या हो सकती है, कोई विद्यालय से संबंधित समस्या हो सकती है, विशिष्ट समस्या होती है और विशिष्ट उसका क्या होता है, समाधान होता है, ठीक है। अगला पॉइंट दे रखा है, इसमें अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता कोई विशेषज्ञ होता है। किसमें, मौलिक अनुसंधान। इधर हम बात पढ़ रहे हैं कौन सा, मौलिक अनुसंधान। और इधर क्या लिखा है क्रियात्मक अनुसंधान में, इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय का कोई शिक्षक या प्रबंधक या प्रशासक या निरीक्षक होता है। ये बात विशेष तौर पे याद रखना। अनुसंधानकर्ता का मतलब क्या है, जो क्रियात्मक अनुसंधान कर रहा है, जो समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहा है, वो कौन होता है, वो स्वयं टीचर्स ही होते हैं। प्रधानाध्यापक हो सकते हैं, उस संस्था से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें होती हैं इसमें। जबकि इसमें क्या होता है, अनुसंधानकर्ता कोई विशेषज्ञ होता है जिसको अच्छी समझ हो, है ना, जो विशेष ट्रेनिंग लिए हुए हो, है ना। क्योंकि सिद्धांत बनते हैं तो सिद्धांत में समय भी लगता है, जबकि जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसकी समस्याएं तुरंत हमें मिलती हैं, ठीक है। अगला, इसमें कार्य रूप थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें कार्य रूप रेखा निश्चित मापदंडों वाली होती है और इसमें कार्य रूप रेखा लचीली होती है। और जब लचीली होती है ना तो भी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि टीचर्स अपनी राय बना के कई बार क्या होता है कि चलो चलो छोड़ो, आप समझ ही जाएंगे इसको, तो लचीली होती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है भी नहीं और आप समझते भी हैं। इसमें परिकल्पना का प्रतिपादन पूर्व शोध निष्कर्षों, सिद्धांतों, अनुभवों पर आधारित होता है। और इसमें सिंपल सी बात है, इसमें तो अनुभव होते हैं हमारे, है ना। और क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है, इसमें परिकल्पना का प्रतिपादन समस्या के कारणों पर विश्लेषण के आधार पर होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा लेना, प्रश्न आता है क्या कि परिकल्पना जो है वो किस पर आधारित होती है। तो याद रखना, परिकल्पना जो होती है वो समस्या के कारणों पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है, समस्या के कारणों पर, ठीक है। जो हमारी कल्पना है, हम परिकल्पना कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जो समस्या होगी उनके कारण हैं उन्हीं पर तो हम करेंगे, वरना तो काहे की कल्पना करना, हम बैठे हैं मौज मस्ती कर रहे हैं, रीट में लग गए, क्या है काहे का क्रियात्मक अनुसंधान करना है। तो वो एक बात है। चलो
सातों पॉइंट देर का है, इसमें पद्धतों का संकलन वैध, विश्वसनीय एवं प्रमाणिक उपकरणों के द्वारा होता है। इसमें पद्धतों का संकलन शिक्षक निर्मित उपकरणों के द्वारा ही होता है। मूल्यांकनकर्ता कौन होता है क्रियात्मक अनुसंधान में? केवल वो स्वयं शिक्षक ही होता है, बच्चे नहीं होते हैं उसमें। कौन होता है? शिक्षक ही होता है। और शिक्षक के द्वारा जो निर्मित उपकरण हैं उन्हीं के द्वारा ही उनका जो है वो एक प्रकार से उनका जो संकलन है वो वगैरह हो जाता है इसमें। चलो ठीक है, अगला 8वां पॉइंट, इसमें नए तथ्यों एवं सिद्धांतों के रूप में सामान्यीकरण होता है। देखो सामान्यीकरण संभव है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? सामान्यीकरण कभी भी संभव नहीं होता है। इसमें कार्यविधि समस्या समाधान का व्यवहारिक रूप से होती है, व्यवहारिक रूप से होती है, कभी भी इसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। होता भी है तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलो अंतिम पॉइंट है मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में हम पढ़ रहे हैं अंतर। तो इसमें अगला पॉइंट दे रखा है, इसमें सफलता का मूल्यांकन बाह्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है, जबकि इसमें क्या होगा मैंने पहले बता दिया है। इसमें सफलता का मूल्यांकन यानी जो हमारे निष्कर्ष आए हैं, जो हमारा मूल्यांकन हुआ है, वो स्वयं कौन करते हैं? अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। और अनुसंधानकर्ता कौन होते हैं? स्वयं शिक्षक ही होते हैं। चलो ये हमने डिस्कस किया है क्रियात्मक अनुसंधान को बहुत ही अच्छे ढंग से। अब वो प्रश्न जानने की कोशिश करते हैं जो रेट पूछ चुका है। अब आप खुद अंदाजा लगा लेना कि इस बार कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। ये देखो, ये आप आंसर पे एक बार नहीं जाएंगे। अनुसंधान, अनुसंधान तो हमने पढ़े हैं, दो हैं, एक क्रियात्मक एक मौलिक अनुसंधान, जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है। सिंपल सी बात है, हमारा जो क्रियात्मक अनुसंधान है चाहे मौलिक अनुसंधान है, वो ये बात कहते हैं कि सामाजिक समस्या से संबंधित होते हैं, और जो समस्या का समाधान होता है वो कैसा होता है? व्यवहारिक होता है। ठीक है, तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों में सुधार हेतु संचालन किया जाता है। सिंपल सी बात है, विद्यालय के कार्यकलाप की बात की है तो ऐसा अनुसंधान कौन सा होता है? आपका क्रियात्मक अनुसंधान ही होता है। ऑप्शन रहेगा 2। चलो ठीक है, आंसर नहीं देखना है, पहले समझने की कोशिश करनी है। अगला प्रश्न है, देखो रेट 2015 का, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो गलती कर बैठोगे, नहीं पढ़ोगे तो, वरना तो टॉपिक और भी बहुत सारे हैं, अधिगम भी है, बाल विकास भी है, अभिप्रेरणा भी है, वहां आपको प्रश्नों में उलझा सकता है। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान है, जैसे RT 2009 है ना, NCF 2005 है, वहाँ प्रश्नों की संख्या सीमित होती है, फिक्स प्रश्न होते हैं। आपने थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लिया और प्रश्न की लैंग्वेज को सही पढ़ लिया तो प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं और बनाएंगे तो प्रश्न लाएंगे कहाँ से, है ना। तो वही प्रश्न ज़्यादातर घूमते फिरते हैं, बस ये नहीं हाँ ये ढंग से पढ़ना है। नहीं पूछा है तो देखो, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरा है समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है, ठीक है ये बात। उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ये बात गलत है। आगे वाली, उसका मूल्यांकन किया जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सही लिख दिया आपने। आगे लिखा है कि मूल्यांकन नहीं किया जाता, कैसे नहीं किया जाता? मूल्यांकन स्वयं टीचर कर सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान में, तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। गलत पूछा है तो आपका आंसर क्या रहेगा? 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछा है, नवीन ज्ञान की खोज वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दिया था। कभी भी कोई नवीन ज्ञान, कोई सिद्धांत का निर्माण क्रियात्मक अनुसंधान में कभी नहीं हुआ, छोड़ दो, काट दो। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अगला पढ़ो, प्रश्न का उत्तर आराम से निकल जाएगा। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये तो मेन मोटिव है ही, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? क्रियात्मक अनुसंधान का। तो ऑप्शन क्या करेंगे? 3 ही करेंगे। पूरे ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर देना है। भले ही आज ये प्रश्न आपको इजी लग रहे हैं क्योंकि कई बार आंखों से निकाल लिए, फिर भी कोई नया प्रश्न लगेगा तो होगा तो इनमें से ऑप्शन में इधर उधर करेगा, लेकिन पढ़ना आपको एकदम गहराई से, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, चारों में से प्रश्नों के उत्तर को काट के हल करना है कि यार कौन सा नहीं हो सकता। 2 में कंफ्यूज होते हैं, 2 में सबसे बेहतरीन आंसर कौन सा बन सकता है, उस पे जाना है हमेशा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब जो गलत है वही बताना है। पहला है, देखो, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के द्वारा किया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं,
यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य किया जाता है। एक बार डटो, पढ़ेंगे अगला ऑप्शन। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। देखो, इन दोनों को आपको हो सकता है कि डाउट लग रहा हो, क्योंकि कईयों को ये डाउट लगता है कि ये ऑप्शन भी गलत है। देखो, ऐसी स्थिति हो, मान लो अब तो है ही नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात इसलिए सही है क्योंकि दो बातें हैं क्रियात्मक अनुसंधान में। पहली बात, क्रियात्मक अनुसंधान ये कहता है कि ये जो हमारी समस्या होती हैं वो समाज पर आधारित होती हैं समस्या, और दूसरा, इसका व्यवहारिक रूप से हम इसका समाधान कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी, हम ये बात देखो, ये बिल्कुल गलत है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य कैसे करेंगे भाई? व्यापक स्तर पर यदि सूचना संकलन का कार्य किया जाता तो उस चीज का सामान्यीकरण होता, और सामान्यीकरण होता तो वो सारी चीजें किसके अंतर्गत जाती हैं? मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत जाती हैं। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का तो सामान्यीकरण संभव ही नहीं है। संभव नहीं है तो हम व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए हम नहीं जाएंगे। हम जो विशिष्ट बच्चे की समस्या है, विशिष्ट समस्या है, स्कूल से संबंधित है, उस समस्या का हम क्या करेंगे? समाधान करेंगे। तो इसका क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। तो बेस्ट आंसर कौन सा है? बेस्ट आंसर क्या है? 3 है। ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे, ये ठीक है। चौथा, कोई डाउट नहीं रखना है, बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर 3 ही माना है। अभी उलझे रहोगे कि यार तीसरा चौथा कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। 100% तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। बाकी आपको अभी भी लगता है तो भैया कोई इलाज है नहीं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। भिन्न तो है, क्योंकि यह कारण पूछा है अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान बिल्कुल किया जाता है। तो ये इसलिए ही तो भिन्न है ना, क्योंकि ये केवल क्रियात्मक अनुसंधान किससे किया जाता है? अध्यापकों से, शैक्षिक प्रबंधकों से, प्रशासकों के द्वारा किया जाता है। जबकि मौलिक अनुसंधान जो होता है उसमें क्या दे रखा है कि शोधकर्ताओं के द्वारा किया जाता है, जिसका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता, है ना। ये किसकी बात है? मौलिक अनुसंधान की बात। लेकिन आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, क्योंकि ये बात दोनों को अलग करती है। किससे? क्रियात्मक अनुसंधान से, ठीक है। अगला देखो, छठा प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है। देखो, बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्क युक्त विवेक पर आधारित है ना। और तीसरा विकल्प दे रखा है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके। और चौथा दे रखा है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण ही नहीं किया जाता। देखो, चौथा तो बिल्कुल ही गलत हो गया, है ना। और दूसरा इसलिए गलत हो गया कि इसमें क्या दे रखा है? तर्क युक्त विवेक पर आधारित है। कोई इसमें देखो, कल्पनाएं जो होती हैं वो कभी भी वास्तविक नहीं होती हैं, गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, है ना। तर्क युक्त हम विवेक पर आधारित नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसका मेन मोटिव क्या होता है? हमारी जो कल्पनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समस्या के कारणों पर आधारित होती हैं। बेस्ट आंसर मैंने क्या कहा था? जो फैक्ट चीजें हैं उस पे हमें जाना है। तो आंसर क्या बनेगा? पहला ऑप्शन। तो छठे का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन जो देखेगा बिल्कुल ये मान के चलो कि क्रियात्मक अनुसंधान का उसका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। एक बार मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ लेना, एक बार आप अच्छी प्रकार से कोई सी बेस्ट किताब की आप थ्योरी को पढ़ लेना, फिर पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, और तीसरा है सामान्यीकरण, और चौथा है शोध आकल्प का अपरिवर्तन या कठोर होना। देखो, चौथा तो बिल्कुल गलत है, कभी भी कठोर होने की बात नहीं करते। क्रियात्मक अनुसंधान कैसा होता है? लचीला होता है। सामान्यीकरण की बात कभी भी क्रियात्मक अनुसंधान नहीं करता है, गलत हो गया। अब रहे आंसर 2, बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता, तो आंसर आप इन दोनों में से ही करके आओगे। अब देखो, ये क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? आप एक बार कल्पना कीजिए, आपने यहां तक, ये तीसरी स्टेज है, ये तीसरा चरण है उपकल्पनाओं का निर्माण। क्या आपने उपकल्पनाएं कर ली
कि यार ये हमारी समस्याएं हैं, इस समस्या का क्या इसका रिजल्ट हो सकता है, यहाँ तक आपने कल्पना करके छोड़ दी, क्या क्रियात्मक अनुसंधान हो गया? क्या आप खुद सोच के देखो एक बार। क्रियात्मक अनुसंधान कब होता है? जब उसके निष्कर्ष निकलते हैं, है ना, उसके परिणामों की जानकारी हम दूसरों को देते हैं, जो हमारे तथ्य हैं उन तथ्य पर निष्कर्ष क्या निकला, तो और वो जो हमारे प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को हमने इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया है, क्रियान्वयन। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन दो नंबर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि मूल्यांकन हम कब करते हैं? जब हमारा पूरी प्रोसेस हो जाती है उसके बाद करते हैं अंतिम मूल्यांकन, है ना। तो जब किया ही नहीं, उपकल्पनाएं बन के रह जाएंगे तो क्या क्रियात्मक अनुसंधान थोड़ी होगा? बच्चे की समस्या का हल थोड़ी हो गया। मूल्यांकन तो फैक्ट करता है कि हाँ इस बच्चे की ये समस्या थी, इसका समाधान ये हुआ है, अच्छा ठीक है मूल्यांकन हो गया, ठीक है ना। तो ये रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन 2 रहेगा। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना है, आंसर ऑफिशियल 2 ही माना गया है, 2 ही बिल्कुल सही है। चलो लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, उलझाने वाला प्रश्न है, और मैंने वीडियो में आपको बताया था, ढंग से आपने सुना है तो आंसर गलत नहीं करोगे। हिंदी में 5वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के लेखन में सुधार। देखो लेखन में सुधार हो, बोलने में सुधार हो, बच्चे की अधिगम से संबंधित सुधार हो, है ना, किसी भी प्रकार के बच्चे से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान क्रियात्मक अनुसंधान के दायरे में आता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा, मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, ये भी देखो विद्यार्थी से जुड़ी हुई बात है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है परंपरागत विधियों के ऊपर कंप्यूटर सहायित अनुदेशन का प्रभाव, और चौथा है भूगोल के अधिगम में एटलस और ग्लोब का प्रयोग। ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो आएगी आएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अधिगम से संबंधित है कि यार एटलस है, ग्लोब का प्रयोग किस प्रकार से करना है ताकि बच्चों को अधिकतम समझ आए, है ना। बच्चों के पास एटलस पड़ा है, ग्लोब पड़ा है, उनको समस्या आ रही है कि यार इसे कैसे यूज करना है, कैसे इसमें नक्शे वगैरह देखने, है ना, भूगोल में इसका क्या उपयोग होता है, तो ये तो समस्याओं का समाधान आता है। लेकिन ये मैंने आपको बताया था तात्कालिक समस्या के अंतर्गत ये सारी चीजें नहीं आती हैं। कौन सी? कंप्यूटर वाली, ये तात्कालिक समस्या का कारण नहीं है ना, और इसमें तात्कालिक समस्याओं का कारण का हल खोजा जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, आपने ढंग से वीडियो को सुना है तो ये आज की क्लास थी। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन आपको मेहनत की है, पसंद ही आया होगा। समझ नहीं की है तो 2 बार इस वीडियो को और देख लेना, पूरा कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आता है, फिर भी आप अपने स्तर पे जो भी गाइड है उस गाइड को पढ़ना, और पढ़ने के बाद फिर से इसको देखना, आपको ये लगेगा कि यार निचोड़ तो इसमें पड़ा है ना। सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, फैक्ट चीज़ें हैं, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, वो मैंने सारी आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो आपका दायित्व है, आपका फ़र्ज़ है, आप इस चैनल को यहाँ तक लेकर आए हैं, अन्य दोस्तों के पास भेजें, इसको सेंड करें, है ना, शेयर करें अच्छे दोस्तों के पास, बाकी पढ़ते रहें, है ना। सबसे बड़ा काम मोटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चीज़ें समझ आई हैं तो आप अपनी बेहतरीन तैयारी और बेहतर तरीके से करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। बहुत सारी क्लासें हमने डिस्कस कर ली हैं, बाल विकास पढ़ लिया है, विप्रेरणा पढ़ लिया है, अधिगम पढ़ लिया है, व्यक्तित्व पढ़ लिया है, सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी। आरटीई भी पढ़ चुके हैं टू द पॉइंट, और आज हम क्रियात्मक अनुसंधान को भी पढ़ लिया है। छोटे मोटे और टॉपिक बचे हैं, सारे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। शुक्रिया, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय बाय।